प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का मैराथन। तो जितने भी स्टूडेंट 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। एकदम सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन जो निश्चित रूप से बोर्ड में पूछे जाने की गारंटी ही गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों ने डिमांड किया था कि सर पहले ऑप्शन में टिक लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि हम लोग भी लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। तो आज उसी पैटर्न पे क्वेश्चन लाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच यह है कि किसी पिंड पर न्यूनतम आवेश का मान कितना कूलम होता है। जैसे हमने ये जाना कि ताप का मान कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह किसी पिंड पर न्यूनतम मान कितना से कम नहीं हो सकता है, तो न्यूनतम मान कितना से कम नहीं हो सकता है, तो आपका ऑप्शन है 3 × 10⁹ कूलम, बी में ऑप्शन है 9 × 10⁹ कूलम, सी में ऑप्शन है 1.67 × 10⁻−19 कूलम और डी में है 300 कूलम। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 1.67 × 10⁻−19 कूलम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके बीच, अगला क्वेश्चन आपके पास यह है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है और मान भी बताए। तो मान और मात्रक, तो सबसे पहले तो हमें मान पता होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो 9 × 10⁻9 होता है। अब देखिए तो ये आंसर तो हमारा होगा नहीं और ये आंसर तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि अब 9 × 10⁻9 और 9 × 10⁻9। लेकिन मात्रक को हमको, अब मान तो दोनों का सही है, मान ये भी सही है और मान ये भी सही है, लेकिन मात्रक देखना है। एक है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा बी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपके बीच कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक, कूलम भी आवेश का मात्रक है, लेकिन सबसे छोटा मात्रक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम। अगला क्वेश्चन है कूलम बल होते हैं, और सभी विद्यार्थियों बच्चों ध्यान दें कि सारे के सारे क्वेश्चन हाईलाइटेड है। कूलम बल होते हैं, तो कूलम बल विद्युत भी होते हैं और केंद्रीय भी होते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। चलिए तो कंप्लीट है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि O2 और N2 कौन सा परावैद्युतांक का उदाहरण है, ध्रुवीय परावैद्युतांक या अध्रुवीय परावैद्युतांक। तो संपाती होते हैं केंद्र, तो उससे हम बोलते हैं अध्रुवीय, तो इसका आंसर हो जाएगा अध्रुवीय। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कल भी ये क्वेश्चन था, रिपीट है, याद ही बताइए तो। 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारता 5 माइक्रोफैराडे है, इनसे एक बड़ा बूंद निर्मित किया जाता है, तो निर्मित बूंद की धारता, कल भी हम फार्मूला बताए थे, तो आज डायरेक्ट आंसर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बताए थे कि CS = C/C के पावर 1/3, यानी 4 के क्यू और गुने 5, यानी 5 चौक, हमारा आंसर हो जाएगा 5 चौक 20 बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय चालक की धारता का मान किसके समानुपाती होता है, किसी गोलीय चालक धारता का मान किसके समानुपाती होता है, तो C समानुपाती R, या आपको ऑप्शन ये रहे तो C = 4πε0 × R स्क्वायर होता है, सॉरी C = 4π × R स्क्वायर, C = 4π × R होता है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा A, C = 4π × R, C = 4π × R। चलिए अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, किसी आवेशित चालक की संचित ऊर्जा होती है, किसी आवेशित की चालक की संचित ऊर्जा होती है, तो संचित ऊर्जा होती है ½ CV²। क्या होता है, ½ CV²। किसी चालक की आंसर हो जाएगा आपका ये क्या, ½ CV²। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके बीच कि दिए गए चित्र में
दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारता ज्ञात करें। तो धारता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c प्लस 1/c1 और c2, यानी 1/6 और 1/6। तो 2/6 काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो हमारा 3 आ गया। और फिर आ गया समांतर क्रम में, तो c प्लस c1 प्लस c2 बराबर c, यानी 6 और 3 9, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसका, टोटल का आंसर हो जाएगा क्या 9। 9 किस में है, डी हो जाएगा इसका आंसर, डी। अगला क्वेश्चन है, गॉस का नियम हमेशा किस सतह के लिए लागू होता है। गॉस का नियम ऑप्शन है आपका खुला सतह, कभी खुला कभी बंद, हमेशा बंद सतह के लिए। नोट कीजिए वीवीआई, गॉस का प्रमेय हमेशा बंद सतह के लिए लागू होता है। गॉस का प्रमेय हमेशा बंद सतह के लिए। और उससे भी हाईलाइटेड क्वेश्चन, लेंज का नियम किससे संबंधित है। आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, संवेग संरक्षण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा से। लेंज का नियम ऊर्जा से संबंधित है। उसके बाद फिर रिपीट क्वेश्चन, कल भी आया था, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो v²/r, v²/r। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक, तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, एम्पियर मीटर। मोस्ट हाईलाइटेड ये क्वेश्चन तो वीवीआई है, वीवीआई है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक तो हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, ई विद्युत यानी ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र वेक्टर पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण होते हैं। तो बल आघूर्ण होते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के माप के लिए, सिर्फ अल्प प्रतिरोध, तो उच्च और अल्प दोनों के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है। विद्युत परिपथ की किसी बिंदु पर सभी बीजीय धाराओं का योग क्या होता है। तो आप जानते हैं कि किरचॉफ्स के नियम से क्या होता है, सभी धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो लॉरेंज बल बराबर होता है वेक्टर एफ बराबर क्यू इंटू ई, वेक्टर ई प्लस वेग भी गुने वेक्टर बी, यानी यही हो जाता है। यहाँ पे क्यू आवेश है, ई विद्युत क्षेत्र है, बी चुंबकीय क्षेत्र और भी वेग है, और एफ फोर्स है यानी बल है। अगला क्वेश्चन आपके पास, डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डायनमो जो है, डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि ये तो होगा नहीं धारा का रासायनिक, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और अगला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 अनंत 1 और अल्प। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन वीवीआई है, वीवीआई, इसको आप लिख लीजिए वीवीआई, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वीवीआई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कितने, 3 समस्थानिक। विद्युत चुंबकीय तरंग की वेग होती है, तो सभी जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल वही होता है जो प्रकाश के चाल होता है, यानी सभी विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के चाल से चलती है। तो प्रकाश का चाल ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रकाश की चाल यही होती है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई, ये तो 5 नंबर में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यही आ गया आपके सामने कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, तो हम आपको बता दें कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। चलिए दोस्तों, विद्यार्थियों, साथियों, लगे रहिए। आप लोगों को बस 50 क्वेश्चन इसमें डाले हैं और 50 के 50 हाईलाइटेड। अगर आप क्लास करते होंगे तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन कितना हाईलाइटेड है। तो आपको सारे हाईलाइट क्वेश्चन को एक साथ रखा गया है ताकि बच्चे को ज़्यादा परेशानी का सामना करना ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके बीच, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? तो न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू ए। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? ये तो बच्चे को भी पता रहता है 10वीं क्लास से कि हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। और कितना होता है? तो 2.42। सबको पता है, बच्चे से पता रहता है। लेकिन इस बार 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम इसे इतना हल्का में भी नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो रेखीय होता है। कैसा होता है? रेखीय होता है। उसके बाद बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। आँख के किस दोष के लिए किया जाता है? तो आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल का करते हैं, जरा दृष्टि दोष के लिए बेलनाकार का करते हैं। यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर को ही प्रकाशिकीय तंतु कहा जाता है। प्रकाशिकीय तंतु तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मरीचि का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा फेमस है कि मरीचि का प्रभाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। या हीरे का चमकना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी आपका आंसर सी। मोस्ट हाईलाइटेड है, याद ही कर लीजिए। नमन या नति कोण का मान कितना होता है? नमन या नति कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री। नमन या नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसी भी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का होना आवश्यक है। तो समतल दर्पण का कितना होना आवश्यक है? जो वस्तु को, मान लीजिए अगर हमारा हाइट 6 फीट है तो हमारे सामने समतल दर्पण कितना रहेगा जो हम अपने पूरे प्रतिबिंब को देख सकते हैं? तो ये समतल दर्पण का वस्तु का आधा होना चाहिए दर्पण को। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन पहले ही ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है तो ए यानी आधा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक ऊंचाई एवं आभासी ऊंचाई में संबंध है। तो वास्तविक ऊंचाई और आभासी ऊंचाई, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, पानी का अपवर्तनांक। अब देखिए एक न्यूमेरिकल आ गया छोटा सा। पानी का अपवर्तनांक 4/3। तो इनमें प्रकाश की चाल कितनी होगी? यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। तो अब आप फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं? अपवर्तनांक बराबर यानी म्यू बराबर c/v, जहाँ c प्रकाश की चाल है और भी दिए हुए माध्यम में प्रकाश की चाल। लेकिन यहाँ अपवर्तनांक दे दिया, म्यू का वैल्यू दे दिया 4/3 बराबर 3 × 10⁸। अब देखिए इसको हम, और बट्टे भी, तो ये इधर भी भाग में इस पर आएगा, गुना है तो 3 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 × 9 और गुने 3 × 9 × 10⁸ और बट्टे 4 काटेंगे तो 4 दूना 8, 1 4 1, फिर बचेगा 4 दूना 8, 2 4 5 20, यानी 2.25 × 10⁸। यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, यानी ये। अगला, लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? तो 1/f बराबर क्या होता है? तो म्यू -1 × R1 + R2। यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आँख के किस भाग के द्वारा रंग निर्धारण किया जाता है? कि ये लाल, हरा, नीला, पीला जो भी रंग हो, आजकल पीला रंग भी बहुत चलता है, बहुत सारे गाने भी आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आँख का कौन सा भाग है जो रंग निर्धारित करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपके सामने आइरिस। क्या हो जाएगा? आइरिस हो जाएगा। अब देखिए मोस्ट हाईलाइटेड, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन,
दूरबीन की लंबाई होती है, दूरबीन की लंबाई क्या होती है? तो दूरबीन की क्षमता जो होती है -FO और बट्टा FE होती है, जो बहुत हाईलाइटेड है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है क्या चीज़? दूरबीन की क्या पूछा जा रहा है? दूरबीन की लंबाई। तो FO + FE यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए हो जाएगा। आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 हो गया है, डटे रहिए, 15 क्वेश्चन और है, मात्र 50 क्वेश्चन डाले हैं इसमें। चलिए सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन, ये भी मोस्ट हाईलाइटेड है। ब्रूस्टर कोण यानी म्यू का संबंध होता है, ब्रूस्टर कोण बराबर क्या होता है? तो 10 IP। प्रकाश का रंग का कारण क्या होता है? प्रकाश के रंग का कारण होता है, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? तो उसका वेग भी होता है। क्या होता है? प्रकाश के रंग का कारण उसका वेग होता है, आवर्ती और परिवर्तित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो लेंस की फोकस दूरी जो है घट जाएगी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसी पतले फिल्म का कारण क्या है? यानी पतले फिल्म का कारण ये आपको पढ़ना है व्यतिकरण। तो ये व्यतिकरण के सिद्धांत पर काम करता है। जो ज़्यादा चमकीला होता है झाग वो रचनात्मक होते हैं, जो कम होता है वो विनाशी होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कि प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग होने की पुष्टि किस सिद्धांत से हुआ? पहले प्रकाश को अनुदैर्घ्य माना जाता था, लेकिन ऐसा कौन सा सिद्धांत आया जिसके बाद प्रकाश पूर्णतः अनुप्रस्थ हो गया? तो ये घटना है ध्रुवन। ध्रुवन की घटना आया तो प्रकाश अनुदैर्घ्य न होकर अनुप्रस्थ हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके पास 41 नंबर, विनाशी रचनात्मक के लिए पथांतर क्या होता है? तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 2n-1 इंटू λ/2। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोटोन ऊर्जा प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? देखिए मोस्ट भी है प्रकाश फोटोन की ऊर्जा। अब देखिए यहाँ तो आपका आंसर ऐसे ए हो जाएगा HV, या अगर HV ना रहे तो आपका आंसर हो जाएगा HC/λ। ये दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, नहीं तो ऑल देगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया? HV हो गया। कौन सा आंसर हो गया? HV। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा प्रकीर्णन की तीव्रता I हो तो वो रेले के अनुसार होता है कि लैम्डा के समानुपाती λ⁴ होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। यानी प्रकाश की तीव्रता I हो, प्रकीर्णन की तीव्रता I हो और तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो I समानुपाती λ⁴ होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके बीच, क्या है? क्रांति कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है? ये तो मोस्ट भिविया है, नया, एकदम नया, आपने कभी नहीं सुना होगा ये क्वेश्चन। क्रांति कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है? तो आपका आंसर हो जाएगा